नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के सबसे कुख्यात राजनीतिक घोटालों में से एक की, बोफोर्स कांड। जी हां, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हथियार, रिश्वत और एक ऐसा राजनीतिक भूचाल शामिल था जिसने दशकों तक भारत की राजनीति को हिला के रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे हथियारों का सिर्फ एक सौदा एक पूरी की पूरी सरकार गिरा सकता है। यही सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में है और यही हमें मामले की तह तक ले जाएगा। और इस पूरे विवाद के केंद्र में थी ये रकम, 64 करोड़ रुपए। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। ये वो कथित दलाली थी जिसने भारत के सबसे बड़े राजनीतिक तूफानों में से एक को जन्म दिया। सिर्फ इस रकम के इल्जाम ने ही पूरे देश में, आप कह सकते हैं, एक सनसनी फैला दी थी। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। तारीख थी 16 अप्रैल 1987 और स्वीडिश रेडियो के एक प्रसारण ने एक ऐसी खबर ब्रेक की जिसने भारत और स्वीडन दोनों देशों की नींव हिलाकर रख दी। स्वीडिश रेडियो का आरोप एकदम साफ था। उन्होंने कहा कि हथियार बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने एक बहुत बड़ा सौदा हासिल करने के लिए भारत के टॉप पॉलिटिशियंस और डिफेंस अधिकारियों को मोटी रिश्वत खिलाई थी। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक राजनीतिक धमाका था। तो ये आरोप असल में थे क्या? चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। कहा यह गया कि ये रिश्वत पॉलिटिशियंस, पार्टी के सदस्यों और बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंची थी। और मकसद था 410 हॉवित्जर तोपों का सौदा अपने नाम करना। और सुनिए, ये कोई छोटा-मोटा सौदा नहीं था। इसकी कुल कीमत थी 1.4 अरब डॉलर, जिसमें, जैसा कि आरोप था, 64 करोड़ रुपए की दलाली दी गई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सौदा इतना अहम था क्यों? चलिए अब इस अरबों डॉलर के सौदे के पीछे की कहानी को समझते हैं, जिसने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। तो देखिए, ये सौदा हुआ था 24 मार्च 1986 को। भारत खरीद रहा था 410 हॉवित्जर तोपे और कीमत थी 1.4 अरब डॉलर। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, स्वीडन के लिए ये उनके इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा था। मतलब एक ऐसा सौदा जिसकी अहमियत दोनों देशों के लिए बहुत बहुत ज्यादा थी। और इस पूरी कहानी में एक और अहम किरदार की एंट्री होती है, बिचौलिया या मिडलमैन। अब ये कौन होते हैं? ये वो एजेंट या ब्रोकर होते हैं जो बड़े बड़े सरकारी सौदे कराने में मदद करते हैं और जाहिर है इसके बदले में कमीशन लेते हैं। और इस केस में एक नाम जो बार बार सामने आया वो था ओडावियो क्वाट्रोकी का, एक इटालियन बिजनेसमैन जो कथित तौर पर प्रधानमंत्री के परिवार के बहुत करीबी माने जाते थे। तो जैसे ये खबर फैली, एक तरफ तो जांच का दौर शुरू हुआ और दूसरी तरफ भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त आग लग गई। तो चलिए अब देखते हैं कि इस खुलासे का राजनीतिक नतीजा क्या निकला। देखिए, इस घोटाले को उजागर करने में खोजी पत्रकारिता यानी कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बहुत बड़ा रोल था। एक पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम ने स्वीडन से इस पूरी कहानी की परतें खोलनी शुरू की और उन्होंने 350 से ज्यादा ऐसे दस्तावेज हासिल कर लिए जो इंक्रिमिनेटिंग थे। लेकिन उनका सोर्स कौन था, यह भी अपने आप में एक कहानी है। सोर्स थे एक बहुत बड़े विसल ब्लोअर, स्वीडन के पुलिस चीफ स्टेन लिंडस्ट्रॉम। और इस रिपोर्टिंग ने भारत में सचमुच एक भूचाल ला दिया। इसका राजनीतिक असर वो तो बिल्कुल सीधा और बहुत गहरा पड़ा। 1989 के जनरल इलेक्शन में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो रूलिंग पार्टी थी, उसे हार का मुंह देखना पड़ा। बोफोर्स घोटाला उस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था, एक ऐसा मुद्दा जिसने सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया था। कहानी में एक और सनसनीखेज मोड़ तब आया जब सीबीआई के एक पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एपी मुखर्जी ने 2013 में अपनी किताब में एक, आप कह सकते हैं, एक चौंकाने वाला दावा कर दिया। उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी ये चाहते थे कि डिफेंस सप्लायर्स से जो कमीशन मिलता है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खर्चे चलाने के लिए किया जाए। इस पॉलिटिकल भूचाल के बाद कहानी का अगला दौर शुरू हुआ और वो दौर था एक बहुत लंबी और अक्सर थका देने वाली कानूनी लड़ाई का। एक ऐसी लड़ाई जो दशकों तक चली और सिर्फ भारत में ही नहीं, कई महाद्वीपों तक फैली। ये टाइमलाइन देखिए, इससे अंदाजा होगा कि ये मामला कितना लंबा खिंचा। 1987 में घोटाला सामने आता है, 89 में सरकार गिर जाती है, पहली चार्जशीट फाइल होने में ही 1999 आ जाता है, 2004 में राजीव गांधी के खिलाफ आरोप खारिज हो जाते हैं और 2013 में एक मुख्य आरोपी की मौत हो जाती है और फिर कहीं जाके 2011-12 के आसपास ये केस बंद हो जाता है। आप सोच सकते हैं, न्याय की रफ्तार अविश्वसनीय रूप से धीमी थी। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, उसकी भी भारी आलोचना हुई।
सीबीआई पर जानबूझकर देरी करने, जो प्रत्यर्पण के मामले थे उन्हें कमज़ोर बनाने और आखिरकार केस वापस लेने तक के आरोप लगे। जाहिर है, इससे बहुत से लोगों को ये लगा कि शायद न्याय का गला घोंटा जा रहा है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। देखते हैं कि बोफोर्स घोटाले की विरासत क्या रही और इसके कुछ ऐसे नतीजे जो शायद हैरान कर दें। बोफोर्स की विरासत में ना एक बड़ा अजीब सा दोहरापन है। एक तरफ तो ये घोटाला था जिसने सरकार गिरा दी, दशकों तक कानूनी लड़ाई चली और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ यही तोपें थीं जिन्होंने कारगिल युद्ध में भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त दिलाई। बैटलफील्ड कमांडर्स ने इन तोपों की जम के तारीफ की। इस घोटाले का एक सीधा असर भारत की डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पर भी पड़ा। देखिए, बोफोर्स से पहले रक्षा सौदों में बिचौलिए एक आम बात थे। इस घोटाले के बाद उन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आया। 2015 में इस बैन को हटा लिया गया और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को कानूनी तौर पर हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई। और फिर साल 2012 में जो ओरिजिनल विसल ब्लोअर थे, स्टेन लिंडस्ट्रॉम, उन्होंने एक बहुत ही अहम बात साफ की। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राजीव गांधी ने पर्सनली कोई पैसा लिया था। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांधी को शायद इन किकबैक्स के बारे में पता था और उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस बात ने उनकी भूमिका पर एक सवालिया निशान हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या युद्ध के मैदान में मिली कामयाबी एक दागदार विरासत को धो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो बोफोर्स सौदे की पूरी जटिल कहानी को समेट लेता है और सोचने पर मजबूर करता है।